अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब सालेदोन। आज का हमारा लेक्चर मुझे कत्ल कर दो फिकर तौंसफी का लिखा हुआ मज़ाहिया मस्मूम, जिसे इस वक्त इसकी तफहीम व तशरीह की तरफ हम आएंगे। इससे पहले आपके सामने स्क्रीन पे मुसन्निफ के हालात ज़िंदगी। फिकर तौंसफी का असल नाम नारायण था। वो 7 अक्टूबर 1918 को शुजाबाद ज़िला मुल्तान में पैदा हुए। आबाई इलाका तौंसा शरीफ है था। इस उनके वालिद का नाम धमपत राय था, जो तिजारत करते हैं। उनके नाम के साथ ये जो लफ्ज़ है तौंसवी, वो उनके शहर की निस्बत से उन्होंने अपने नाम के साथ इसे लगाया। उनकी ज़िंदगी के बारे में आप ये देखेंगे कि बाकायदा तौर पर मुकम्मल मौजूद के तौंसा शरीफ से उन्होंने मैट्रिक किया है। अमरसन कॉलेज मुल्तान में दाखिला लिया, लेकिन बाद वजूहात की बिना पर तालीम अधूरी छोड़ दी। शायरी का शौक़ पैदा हुआ, लेकिन संजीदा आगाज़ 1942 में हुआ, जब उनकी नज़्म तन्हाई अदबी दुनिया में छपी है, और उस साल की बेहतरीन नज़्म हलकार बाबे ज़ौक़ की तरफ से करार पाई है। इसके बाद यानी 1945 में तरक्की पसंद अदबी तहरीक के नुमाइंदा तर्जुमान अदब लतीफ़ से उनकी वाबस्तगी हो गई, और उनकी तख्लीक़ात हमायूं, अदबी दुनिया और सवेरा में शाया होना शुरू हो गई। 1951 के बाद फिकर तौंसफी की तसानीफ का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हुआ, जिनका ज़रिया इज़हार सिर्फ तंज़ो मज़ाक था। फिकर ने वही ज़िंदगी बसर की जिसका वो दास्तान गो बना। बहुत कम लोगों को ये सलाहियत अता होती है कि इस दुनिया में रहकर ना सिर्फ दूसरों के अंदर झांक सकें, बल्कि खुद को इस तरह बेनकाब कर सकें कि बदन पर से चमड़ी तक उधड़ जाए। फिकर की अदबी सलाहियतों का इससे बेहतर और क्या सबूत हो सकता है कि उसने तंज को बामे अरूज तक पहुँचाया। उसने तबकाती के कश्मकश में एक कर्ब महसूस किया। फिकर उर्दू से तमाम उम्र जुड़ा रहा, और ये उसके लिए फ़ख्र की बात है कि उसकी अदबी सलाहियतों की बदौलत उर्दू का नाम बुलंद हुआ। तंज़ो मिज़ाह पर फिकर की कई तसानीफ शाया हो चुकी हैं, जिनमें तीरे नीमकश, प्रोफेसर बुद्धू, मॉडर्न, अलादीन, आधा आदमी, आखिरी किताब, प्याज के छिलके, छिलके ही छिलके और घर में चोर अहम है। ये मुसन्निफ की जो अहम किताबें हैं उनके बारे में बयान किया गया है, जो कि उर्दू तंज़ो मिज़ाह के हवाले से बहुत अहम नाम है। अब इसके बाद आगे हम सबक की तरफ चलेंगे। मुझे कत्ल कर दो। जी, फिकर तौंसफी का लिखा हुआ सबक मुझे कत्ल कर दो। अब इसमें देखिएगा कि मुसन्निफ ने बज़ाहिर तो ये मरने वाली बातें की हैं, लेकिन हकीकत में जो मुआशरे के हालात हैं, मुआशरे में पैदाशुदा बदउनवानी और इस किस्म के जितने मूजी मराइज हैं, जिनकी बदौलत किसी भी मुआशरे में रहना मुश्किल हो जाता है, उनकी तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है, कलम उठाया है, और उसके लिए उन्होंने मैं का किरदार जो है उसे बुनियाद बनाते हुए इस सारे मामलात को हमारे सामने पेश किया है। जब शहर में आए दिन कत्ल की वारदातें होने लगी, तो बेख्तियार मेरा जी चाहा क्यों ना मैं भी कत्ल हो जाऊं। शहर के हर मामले से मेरा राब्ता रहा है, तो इस मामले में शहर से क्यों बिछड़ जाऊं। चनाचे सुबह की सैर से लौटते हुए एक तो आदमियों से पूछा कि मुझे कत्ल कर डालो, लेकिन एक ने जवाब दिया कि आज मैं एक कत्ल करके आ रहा हूँ और हफ्ते में सिर्फ एक कत्ल करता हूँ, बाकी 6 दिन इबादत खुदा में सर्फ करता हूँ, लिहाजा आपको कत्ल करने का मौका आइंदा हफ्ते दे सकता। अब इस पे गौर कीजिएगा कितना गहरा तंज उन्होंने मुआशरे पे किया है कि हफ्ते में एक कत्ल करता हूँ और बाकी 6 दिन अल्लाह की इबादत करता हूँ। अगर हम इन हैसुल कौम हमारा मजमूई रवैया देखें, वो यही है कि हम गलत काम भी करते हैं, दूसरी तरफ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तमाम फ़राइज़ इबादत जो हैं उन्हें अदा करते चले जाते हैं, और अपनी बुराइयों की माफ़ी बज़ाहिर मांगते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में हमारी ऐसी अच्छाइयाँ, ऐसी इबादत कोई अहमियत नहीं रखती, जिसके जवाब में हम हर किस्म की बुराई कर रहे हैं। अब फिकर ने बड़े गहरा तंज के मुआशरे पे किया है कि अब जिस शख्स से कत्ल करने का कहा, उसने कहा कि मैं हफ्ते में क्योंकि एक ही दिन ये काम करता हूँ, आज का हो चुका, लिहाजा आपको आइंदा हफ्ते में मैं ये मौका दे सकता हूँ। दूसरे से गुजारिश की तो उसने वो बोला मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने काम के सिलसिले में एक सरकारी अफसर के घर रिश्वत देने जा रहा हूँ,
रिश्वत कत्ल से ज़्यादा फायदा नहीं। अब देखिए उन्होंने मुआशरे पे एक और तर्ज कि जिस मुआशरे में रिश्वत आम हो उसकी क्या सूरत हाल होती है। बाकायदा है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी वो अहादीस के ज़रिए से वाज़ेह एक बात है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुम की आग में जलने वाले हैं। लेकिन हम इस बारे में बगैर गौर व फिक्र किए अपनी ज़िंदगी में ये सब काम करते चले जाते। अगरचे इन कोरे जवाबों से कदरे उदास ज़रूर हुआ, लेकिन कमर हिम्मत बांधे रखी। इरादा जेन्युइन हो तो उसकी तकमील में कोई सदे राह नहीं हो सकता। यानी कहते हैं कि अगर इरादा आपका खालिस है ना, तो फिर उसकी तकमील में कोई रुकावट नहीं आती। ये जो जवाब थे, वाज़ेह कोरे जवाब जो मुझे मिले हैं, इनसे मैं उदास ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन फिर भी ये उदासी मेरे लिए इतनी अहमियत की हामिल रही थी। मुझे पता था कि मैं अपने मामले में कामयाब हो जाऊँगा। हर रोज़ अखबार में 2-4 कत्लों की खबरें पढ़ता तो मेरा हौसला और बुलंद हो जाता, लेकिन सिर्फ हौसले से कुछ नहीं बनता। कत्ल होने के लिए कातिल का होना ज़रूरी है, और कातिल, मगर कातिल कहाँ से लाऊं? अब जो मसला है वो सबसे बड़ा यही है कि कातिल मुयस्सर नहीं है। अब इस काम के लिए एक तो चाहिए हौसला, कह रहा है कि हौसला बड़ा है मेरे अंदर, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है यानी कातिल का होना वो मुयस्सर नहीं। अब मैं क्या करूं? आखिर एक दिन बीवी से कहा, जाने मन, क्या तुम्हें मालूम है शहर में आजकल बहुत कत्ल हो रहे हैं? बीवी से बड़ी मोहब्बत से कहा है कि मेरी जान, क्या तुम्हें पता है कि शहर में आजकल बहुत ज़्यादा कत्ल की वारदातें हो रही हैं? वो बोली, हाँ हो रहे हैं। मैंने कहा, तो क्यों ना हम दोनों भी कत्ल हो जाएं, क्योंकि दोनों जीवन साथी हैं, करप्ट और बददियानत समाज में खामखा जी रहे हैं। इससे तो बेहतर है कत्ल हो जाए। यानी अपनी बीवी को भी साथ कायल करने की कोशिश की है कि तुम भी मान जाओ, हम मिलके कत्ल हो जाएं, क्योंकि हम जीवन साथी हैं, जिंदगी के साथी हैं, पूरी जिंदगी इकट्ठी गुजारी है, तो क्या ही अच्छा हो कि हम मर भी अच्छे इकट्ठे ही जाएं। ये जो बददियानत समाज है, इसमें रहने से अच्छा है कि इंसान मर ही जाए। ये सुनकर बीवी शेषो पानी में पड़ गई। यानी अब उसके दिल में ये खुदबुद होना शुरू हो गई। अब उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि मुझे इसका क्या फैसला करना चाहिए, मैं इसका क्या जवाब दूं, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मगर फिर कदरे तवक्कुफ से बोली, आपका हुक्म सर माथे पर। लेकिन फिर सोचती हूँ, अगर आपके साथ मैं भी कत्ल हो गई तो आपका स्यापा दिल से कौन करेगा? कमाल है बीवी का जवाब भी। उसने कहा है कि आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है, आपका हुक्म बहुत मेरे लिए अहमियत का हामिल है, लेकिन मैं ये बात सोचती हूँ, अगर मैं भी आपके साथ मर गई तो आपके मरने पे जो आपका स्यापा है, यानी जो रोने पीटने का काम है, वो कौन करेगा? अब स्यापे के हवाले से ज़रा ज़हन में रखिएगा, स्यापा बाकायदा एक रस्म के तौर पर बरसगीर पाको हिंद में ये राइज था। और अब भी आप देहात में और बहुत जगह पे देखेंगे कि जब वफात हो जाती है किसी की, तो वहाँ पे बाकायदा टोलियों की शक्ल में स्यापा करने के लिए मर्दो ख़वातीन आते हैं, जो कि ऊंची ऊंची चीखते चिल्लाते हैं, बुरा भला कहते हैं। और यानी वो सारा अमल बज़ाहिर ख्याल ये कि जी ये मुर्दे के फ़ायदे के लिए, लेकिन हकीकत में अगर हम दीनी लिहाज से देखें तो सख्ती से इससे मना किया गया। खैर, हम क्योंकि बात ये तंज़ो मज़ाक के मज़मून में पढ़ रहे हैं, हम इसी हवाले से इसकी वजाहत करेंगे। हमारी तहज़ीब की सदियों से यही रवायत है कि ख़ावंद के स्यापे के लिए बीवी का जिंदा होना ज़रूरी है। क्या ख्याल है आपका? वैसे मुझे कोई एतराज़ नहीं। अब देखिए, बीवी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में तहज़ीब की आड़ लेते हुए अपना आप बचाने की कोशिश की है। अब शौहर को भी पता चल गया है, बीवी ने तहज़ीब की आड़ ली तो मुझे उसका जीवन साथी होना मशकूक नजर आएगा। यानी अब शौहर को गुस्सा आया है कि ज़िंदगी तो मेरे साथ गुजारने की वो कायल है, लेकिन मरते हुए वो मेरे साथ दुनिया से नहीं जा रही। जब घर के आदमी साथ ना दे तो किसी गैर से क्या तवक्को रखी जा सकती है? चनाचे काफी अफसोस मिलकर गुस्से से कह दिया, तुम्हें दरअसल बेवा कहलाने का शौक है, तो इंशाल्लाह 2-4 दिनों में पूरे बोल हिफ्ज कर लो। मैं कत्ल होने की ख्वाहिश को रोक नहीं सकता, और मैं कत्ल होने के लिए घर से बाहर निकली। अब उसे बीवी पे भी गुस्सा आया। उसे कहा है कि तुम दरअसल बेवा कहलाना चाहती हो, चनाचे तुम स्यापे के लिए जितने बोल तुमने याद करने हैं ना, उन्हें कर लो, क्योंकि जल्द ही ऐसा होने वाला है कि मैंने कत्ल हो जाना है, और उसके बाद तुम सुकून के साथ ये काम करती चली जाना। यानी कि आपका इसके लिए जो अल्फाज तुम्हें चाहिए वो सारे तुम याद कर लो, ताकि आने वाले वक्त में तुम उसे दोहरा सको।
मेरे घर से 15-20 गज के फासले पर पड़ोसी जुगन्नाथ का मकान था। मकान के बाहर रिश्ते पर जली हरूफ में लिखा था, कातिल साहिबान यहाँ 5 दिन पहले कत्ल हो चुका है, बराहे करम अब किसी और घर दी। यानी अब मुआशरे में उस वक्त ये सूरत हाल थी कि हर घर में कोई ना कोई कत्ल हो रहा है। अब उनके जो हमसाए हैं उनके यहाँ भी ऐसा हुआ। बोर्ड पढ़ते ही मैंने एक ठंडी हवा भरी। जगन्नाथ एक बड़े स्मगलर का चमचा था, मैट्रिक फेल था, लेकिन कितना खुश नसीब था कि कातिल वहाँ एक कत्ल कर गए। मगर मेरे नसीब में कोई कातिल ही नहीं। बुजुर्गों ने सच कहा था, सह बस्ती में कब कोई किसी का साथ देता है। यानी अब मुसन्निफ को ये अपनी बदबख्ती लग रही है कि उनका साथ कोई नहीं दे रहा, कोई उन्हें कत्ल करने के लिए तैयार नहीं। जुगन्नाथ से मेरी बोलचाल बंद थी, क्योंकि स्मगलिंग को मैं पहले कभी समझता था, लेकिन इसके बावजूद मैंने उसके घर की काल बैल बजाई ताकि उससे मालूम करूँ कि आपके यहाँ जो कातिल आया था उसका एड्रेस और हुलिया ही इनायत कर दीजिए। मैं हाजतमंद था। हाजतमंद तो चोर को भी थानेदार कह देता है। अब क्योंकि वो हाजतमंद है, उसे कातिल चाहिए, चुनाचे वो कहता है कि हाजतमंद तो चोर को भी थानेदार कह देता है कि किसी तरह उसकी हाजत पूरी हो जाए। तो मेरी हाजत क्योंकि कातिल ढूंढना था, चुनाचे मैंने जगन्नाथ, जिससे मेरी बोलचाल बंद थी, इसके बावजूद मैंने उसे मुखातिब किया है और उसे ये बात मुखातिब करने का इरादा किया है ताकि उससे कातिल के बारे में पूछ सकूँ। जगन्नाथ जी नमूदार हुए। मैंने गुरुगीर लहजे में पूछा, किबला आपके यहाँ किसका कत्ल हुआ? जब जगन्नाथ जी नमूदार हुए हैं तो मैंने रोते हुए लहजे में कहा है, किबला आपके यहाँ कौन कत्ल हुआ है? वो बोले, मेरा छोटा भाई था, वो बिल्कुल मासूम और बेगुनाह था जी। उससे तो बेहतर था कातिल मुझे कत्ल कर जाता। दरअसल वो कत्ल मुझे करना चाहता था, लेकिन अब मत पूछोगे। कातिल ने हमारे घर से एक इम्पोर्टेड वीसीआर उठाया। मेरा भाई और उसकी बीवी वीसीआर छीनने के लिए आगे बढ़े तो कातिल ने मेरे भाई बेचारे पर गोली चलाकर उसे ढेर कर दिया। फिर उसकी बीवी को छोड़ गए, वीसीआर ले गए। अब इस फिक्रे में आप लतीफ़ अंदाज का जो एक मज़ाक का पहलू है उसे समझने की कोशिश कीजिए। पहले नंबर पर तो देखिए, भाई का कत्ल का बताते ही इम्पोर्टेड वीसीआर के बारे में साथ ही बता दिया कि वो भी ले गए हैं, और उसके बाद ये बात कि उसकी बीवी को छोड़ गए हैं, वीसीआर ले गए हैं। यानी यहाँ पे अब आप एक बात पर गौर कीजिएगा कि फ़िक्र हमें मुआशरे की मजमूई हालत के बारे में बता रहे हैं कि मुआशरा जब इस हद तक बिगड़ जाए तो उसके बाद सवाए कत्ल होने की और कोई चारा कार नहीं रहता। मैंने दिल ही दिल में कहा, कातिल बड़ा दाना मालूम होता था, काम की चीज़ ले गया, बेकार छोड़ दिया। मैंने जगन्नाथ जी से पूछा, कातिल का नाम क्या था? बोले, नाम नहीं बताया। मैंने पूछा, मगर आपने जो बाहर बोर्ड लिखा है वो कौन पढ़ सकेगा? कातिल अफराद तो अनपढ़ होते हैं। अरे नहीं साहेब, आप किस ज़माने की बात कर रहे हैं? आजकल तो ग्रेजुएट और एमए पास नौजवान तक कत्ल करते फिरते हैं। कत्ल के बाद कार पर ही लौट जाते हैं और किसी वीरान जगह कर कार को भी कत्ल कर देते हैं। कार को क्यों? क्योंकि कार भी चोरी की होती है। अब यानी देखिए उसने अब इस फिक्रे में ये 2-3 लाइनों पे फिर गौर कीजिएगा। माशरे में ग्रेजुएट और एमए पास नौजवान कातिल बने, उस माशरे का अल्लाह ही हाफिज होता है। जिस माशरे में तालीम की कदर ना हो, जिस माशरे में चोर चिकारी हेरा फेरी मादी मफादात की ज़्यादा अहमियत रखे, उस माशरे की हालत का अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। उस माशरे में ज़ी होश अफराद अपने आप को मारने के लिए या मरवाने के लिए इसी तरह तैयार होते हैं जैसे कि इस वक्त हमारे मुसन्निफ हैं। मुझे जगन्नाथ से भी बड़ी मायूसी हुई। घर में कत्ल हुआ और कातिल का नाम तक नहीं मालूम कर सके। थाने में नामालूम कातिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके खामोश हो गए और चोरी छुपे फिर स्मगली के धंधे में लग गए। चनाचे मैंने यासियत के आलम में पुलिस हेडक्वार्टर को पब्लिक बूथ से टेलीफोन किया। वहाँ एक पुलिस अफसर मेरे क्लास फेलो थे। सोचा शायद वही मेरे लिए कोई कातिल मुहैया कर सके। यानी अब जब हर तरफ से मायूसी हो गई है तो क्या किया है कि उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया है कि शायद वहाँ से कोई उन्हें कातिल का अता पता मिल जाए। टेलीफोन पर अर्ज़ किया, हेलो भर्सलाल जी, मेरा कत्ल होने का इरादा है, कि आपके पास कोई कातिल दस्तयाब हो सकता है? वेरी सॉरी, कातिल तो कोई मौजूद नहीं, कोई और खिदमत बताइए। जी चाहा कह दूँ तुम ही आकर मुझे कत्ल कर दो, तुम्हारे पास पिस्तौल भी मौजूद है। लेकिन इतनी साफ गोई की जरूरत नहीं हुई। पूछा, क्या आपको मालूम है शहर में कत्ल की कितनी वारदातें हो रही हैं? वो बोले, हाँ हो रही हैं। तो फिर आपको कातिल
तो फिर आप कोई कातिल गिरफ्तार नहीं कर सके। कहने लगे अरे बाबा, यही तो मुसीबत है। जब जब भी किसी मौका वारदात पर पहुंचते हैं, कातिल भाग चुके होते हैं, आप घर से लेट चलते होंगे। अजी क्या करें, हमारे कवायद ज़वाबित ही ऐसे ही हैं। मैंने फिर अपनी मालूमात के लिए पूछ लिया, लेकिन ये तो आप मालूम कर सकते होंगे कि कत्ल की ये मुसलसल वारदातें क्यों हो रही हैं। यानी अब उसने पुलिस अफसर से सारी बात का पता लगाने का इरादा किया है। पुलिस अफसर से ये सब बातें पूछ रहे हैं। वो बोले 5 बड़े पुलिस अफसरों की हाई पावर कमेटी बना दी गई है जो इन वारदातों के पस मंजर की रिपोर्ट तैयार करेगी। मगर आप क्यों कत्ल होने के लिए बेचैन हो रहे हैं जी, अब गया है दुनिया को। अब देखिए, पुलिस का निज़ाम वही है जो हमारे यहाँ है कि कत्ल हो जाता है और उसके बाद जब तक वो पहुँचते हैं तब तक जो कि यहाँ पे एक लाइन की ज़रा वजाहत, यानी वही निज़ाम है जो आज से बहुत अर्सा पहले था और अब भी वही राइज है कि मसला हो जाए, कत्ल हो जाए, और पुलिस जो है उस वक्त पहुंचती है जब तक सारे नामो निशान मिट चुके होते हैं। अब भी पावर कमेटी बना दी गई है जो कि रिपोर्ट तैयार करेगी, कातिल मिले ना मिले। तो फिर खुदा से दुआ कीजिए, उसके पास कातिलों की कोई कमी नहीं, वो भी कर चुका हूँ, मगर लगता है खुदा भी गैर जानबदार हो गया। उसने ये कहकर मुझे तसल्ली दी कि 8 दिन इंतजार कीजिए, शायद मैं किसी कातिल का पर बांध कर आपकी खिदमत में भेज सकूँ। कहते हैं कि कुछ दिन आप इंतज़ार कर लें, हो सकता है कि मैं कोई कातिल ढूंढूं और उसके बाद आपके पास भेज दूं। कातिल की तलाश में बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी और कातिल के बगैर कत्ल होना बिल्कुल ऐसे था जैसे पानी मिले दूध की छाछ में से मक्खन निकाल लिया जाए। मगर इसके बावजूद हर रोज 1-2 कत्ल होने की खबरें आ रही थी। गवर्नमेंट हर रोज बयान दे रही थी कि कातिलों की खोज मुसलसल जारी है। मगर इस सिलसिले में आवाम को भी गवर्नमेंट से ताउन करना चाहिए। शायद मतलब ये था कि जो आदमी कत्ल होने लगे, मरने से पहले गवर्नमेंट को कातिल का हुलिया जरूर बता दें। अचानक ख्याल आया, शोभानंद क्राइम ब्रांच रिपोर्टर से रजू किया जाए। यकीनन वो कोई माकूल कातिल मुझे तलाश कर देगा। चनाचे उसको मैंने फ़ोन किया। हेलो, मुझे शोभानंद जी से मिला दीजिए। आज हम यहाँ, यानी उन्होंने अब क्राइम रिपोर्टर से बात करनी चाहिए कि क्राइम रिपोर्टर जो है शायद वही कुछ उसकी मदद कर सके। लेकिन आगे से क्या हुआ है, भराए हुए गले वाली जनाना आवाज़ में जवाब दिया, आह, वो परसों कत्ल हो चुके। किसने कत्ल किया भाभी? कातिल ने। अब देखिए कि जिससे कोई उम्मीद उन्हें नज़र आती है वो उससे पहले ही उसके साथ कोई ना कोई मामला हो चुका होता है। हाय शोभानंद कितना खुश नसीब निकला, मुझसे बाजी ले गया। और कातिल कितना कौरजोक था, ज़रूरत मुझे थी, कत्ल उसे कर गया। लेकिन उससे इतना शऊर ज़रूर हो गया कि शोभन ने कातिलों के खिलाफ कोई रिपोर्ट शाया की होगी, जब भी उसे गोल्डन चांस मिल गया। मगर इन मुतवातिर मायूसियों के बावजूद मेरे कत्ल होने का जज्बा अभी तक मजबूत था। समंदर में कातिलों के पैर दर पे तूफानी लहरें उठ रही थी। मुझे शहर का पूरा चक्कर लगाना चाहिए, कोई वजह नहीं, कोई कातिल लहर मुझे भी सरफराज कर दे, चाहे वो लहर तीसरे दर्जे की घटिया लहर ही क्यों न हो। अब आप देखिए कि शहर में ये इस सूरत हाल का ज़रा तस्वुर में लेके आइए कि कोई भी शहर, कोई भी मुआशरा जब इस हद तक तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाता है, जब आपको ये नहीं पता कि दूसरे लम्हे आपके साथ क्या हो जाना है, आपको कहीं पे कोई भी कत्ल कर देगा, तो इस सारी सूरत हाल में इंतहाई मायूस कुन एक कैफियत पैदा हो जाती है। और इसी कैफियत का शिकार हमारा मजलूम निगार है, जो कि बज़ाहिर मज़ाहिया अंदाज में मुआशरे की जो कजियाँ हैं उनकी तरफ हमारी तवज्जो दिला रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हर अदीब इंतहाई हसास जहन का मालिक होता है। उसका जहन, इतने बड़े बड़े जो जुल्म है उन्हें बर्दाश्त करना उसके जहन के लिए बहुत मुश्किल होता है। अब फ़िक्र तोंसवी ने भी मुआशरे में होने वाले जो मुख्तलिफ बिगाड़ हैं उनकी तरफ इशारा किया है, वो बताने की कोशिश की है। उसके लिए उन्होंने चाहे एक कत्ल का अंदाज अपनाया है, लेकिन दर हकीकत वो इस बात की तरफ है कि जब मुआशरे में इतनी बुराइयां आम हो जाएं तो वहाँ जिंदा रहना कितना मुश्किल हो जाता है। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस हवाले से आप कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं, और मज़ीद जो बात जो आप इस हवाले से तफहीम तलब रह गई हो आप पूछ लीजिए। हाज़िरी के लिए आप लोग अटेंटिव हो जाइए।